एक दिन अचानक स्पेस से आती हुई एक आग की लपट ने पूरी दुनिया को डरा दिया। ये कोई मीटियोर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स के होश तब उड़े जब उन्हें पता चला कि एक अनजान स्पेसक्राफ्ट धरती पर क्रैश हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा डर इस क्रैश का नहीं था, बल्कि असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि उस मलबे के अंदर कुछ ऐसा था जो अब भी जिंदा है और हमारे बीच घूम रहा है। लॉस वेगस की चमकती लाइट्स और सूखी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी तबाही दस्तक दे चुकी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मगर जहां एक तरफ नासा और सीक्रेट इंटेलिजेंस के सबसे खतरनाक लोग इस रहस्यमय यूएफओ को ढूंढने में लगे हुए थे, तो दूसरी ओर इस पूरे हंगामे से बेखबर था जैक ब्रूनो, एक पुराना अपराधी जो अब लॉस वेगस की सड़कों पर टैक्सी चलाकर एक शांति भरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। पर उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ घंटों में उसकी टैक्सी एक ऐसी जंग का मैदान बनने वाली है जहां से जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। उस स्पेसशिप के क्रैश से हुआ धमाका इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उससे लॉस वेगस की जमीन कई मील दूर तक कांप उठी थी। हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हुए इंटेलिजेंस ऑफिसर हेनरी ब्रुक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 8 मिनट पहले जो चीज आसमान से गिरी थी उसने पहाड़ के बीचों बीच एक काफी बड़ा गड्ढा कर दिया था। हेनरी और उसकी टीम जब वहां पहुंचे तो मेटल का वो अजीब सा ढांचा अभी भी सुलग रहा था। लेकिन तभी उस धुएं के बीच एक अजीब सी हलचल हुई, क्योंकि कुछ था जो साग से जिंदा बाहर निकल चुका था। इसलिए हेनरी ने तुरंत पूरे एरिया को लॉक करते हुए सबके अंदर या फिर बाहर जाने पर रोक लगा दी। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो चीज पहले से ही उनके हाथ से निकल चुकी है। उसी वक्त शहर की चमचमाती सड़कों पर जैक अपने रोजमर्रा के काम यानी कि टैक्सी चलाने में लगा हुआ था। पर उसकी गाड़ी में आज अजीबोगरीब लोग आ रहे थे, कभी एलियंस के कपड़े पहने हुए लोग तो कभी शराबी। लेकिन जब डॉक्टर एलेक्स नाम की एक साइंटिस्ट उसकी कैब में बैठी तो माहौल पूरी तरह से बदल गया। एलेक्स स्पेस के रहस्यमय सिग्नल्स को ट्रैक करने वाली एक एक्सपर्ट थी जो शहर में एक लेक्चर देने आई थी, जिसके लिए उसने जैक को भी एक इनविटेशन कार्ड दिया और वहां से चली गई। जैक ने उस वक्त इस बात पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़की आने वाले तूफान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। खैर, अब अगली सुबह टीवी पर चल रही न्यूज पूरे अमेरिका में फैल गई कि पहाड़ों में एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला केमिकल फैल गया है और 5 मील का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। पहाड़ों पर डॉक्टर मैथिसन ने मिट्टी पर बने फुटप्रिंट्स को स्कैन करने के बाद एक ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया जिसने हेनरी के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर मैथिसन ने बताया कि ये फुटप्रिंट किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि ऐसे एलियंस के हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। और ये सुनकर हेनरी ने तुरंत कमांड दी कि 50 मील के दायरे में हर अजीब चीज पर नजर रखी जाए। वहीं दूसरी ओर जैक जब अपनी टैक्सी के पास पहुंचा तो उसे 2 गुंडों ने घेर लिया। ये लोग मिस्टर वुल्फ के आदमी थे जो जैक को उसकी पुरानी क्रिमिनल लाइफ में वापस खींचना चाहते थे। मगर उनमें लड़ाई शुरू हुई ही थी कि एक पुलिस कार को देखकर वो गुंडे वहां से भाग निकले, जिसके बाद जैक भी अपनी टैक्सी में बैठा गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि बैक सीट पर सेथ और सारा नाम के 2 बच्चे चुपचाप बैठे थे। जब जैक ने घबराकर पीछे देखा और पूछा कि तुम लोग गाड़ी के अंदर कैसे आए, तो बच्चों ने बिना किसी डर के जवाब दिया कि हम एक पोर्टल से आए हैं। मगर इससे पहले कि जैक उनका मजाक उड़ाता, सेथ ने आगे झुककर नोटों की एक मोटी गड्डी जैक को दी और उसे तुरंत गाड़ी चलाने को कहा। जिसके बाद उन दोनों बच्चों ने कोई खास एड्रेस बताए बिना एक अजीब सी फ्यूचरिस्टिक डिवाइस से जैक को रास्ता बताना शुरू कर दिया। उसी वक्त सीक्रेट इंटेलिजेंस बेस पर अलार्म बज उठा, क्योंकि हेनरी की टीम के पास उन्हीं दोनों बच्चों की सैटेलाइट ट्रैकिंग आ चुकी थी। हेनरी ने तुरंत पूरे शहर के सर्विलेंस कैमरास, वेयर हाउसेज और हर एक रेस्टोरेंट का एक्सेस लिया और तभी एक एजेंट ने ऐसी खबर दी जिसने हेनरी के पूरी तरह से होश उड़ा दिए। दरअसल उन दोनों बच्चों ने एटीएम मशीन को बिना छुए बिना किसी कार्ड के पूरे $15,000 निकाल लिए थे, जिसे देखकर हेनरी को समझ आ गया था कि ये बच्चे कोई आम इंसान नहीं है। अब इसके कुछ ही मिनटों में सर्विलेंस कैमरा ने जैक की टैक्सी की नंबर प्लेट भी स्कैन कर ली, जिसे देखकर हेनरी ने अपनी टीम से कहा कि ये याद रखना, जिन्हें हम ट्रैक कर रहे हैं वो बच्चे नहीं बल्कि इंसानी रूप में एलियंस हैं। वहीं हाईवे पर जैक अपनी टैक्सी दौड़ा रहा था, पर उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। उसने बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम लोग इतना पैसा उड़ा रहे हो? मगर सेथ ने जवाब दिया कि तुम्हें फाइनेंशियल डील से मतलब होना चाहिए, बाकी चीजों से नहीं। पर उसके बोलने का तरीका इतना अजीब था कि जैक को अब दाल में कुछ काला लगने लगा था। तभी जैक को टैक्सी कंपनी के बॉस का फोन आया। इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? मगर अभी बॉस की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सारा ने जैक को बताया कि कुछ गाड़ियां हमारा पीछा कर रही हैं, जिस पर जैक ने साइड
साइड मिरर में देखकर बोला, चिल करो बच्चों, ये गाड़ियां बस आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उसने ये बोलने में देर कर दी, क्योंकि पीछे से आती हुई काली गाड़ियों ने बिना किसी वार्निंग के जैक की टैक्सी को जोरदार टक्कर मारी और उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करने लगे। और तभी जैक को एहसास हुआ कि वो दो आम बच्चों को नहीं बल्कि मौत को अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमा रहा था। पर फिलहाल जैक ने अपना दिमाग ठंडा रखा और एक्सलरेटर दबा दिया। लेकिन सेथ से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो चलती हुई गाड़ी से बिना गाड़ी का दरवाजा खोले सड़क पर कूद गया और जैसे ही एक गाड़ी सेथ से टकराई तो सेथ को एक खरोच तक नहीं आई बल्कि उस गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसी दौरान सारा ने अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स का इस्तेमाल किया और जैक की टैक्सी को रिवर्स करके सेथ को गाड़ी के अंदर वापस बुला लिया। गाड़ी रुकते ही जैक बाहर निकला और सामने खड़े हेनरी और उसकी टीम को मिस्टर वुल्फ के गुंडे समझने की भूल कर बैठा। जैक ने चिल्लाते हुए उनसे कहा, मैंने पहले ही फ्रैंक और मार्टी से कह दिया था कि मैं अब तुम लोगों के साथ काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पर हेनरी ने उसकी बातों का जवाब देने के बजाय अपनी टीम को जैक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक इन एलियंस के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत होने पर जैक फिर से सारा और सेथ को लेकर आगे के सफर पर निकल पड़ा, जहां उसने बच्चों से माफी मांगी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारा हंगामा उसकी पुरानी दुश्मनी की वजह से हो रहा है। इसी दौरान सेथ ने उसे याद दिलाया कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और जैक ने उनसे वादा किया कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी मंजिल पर जल्दी पहुंचा दूंगा। खैर अब कुछ ही देर में उनकी टैक्सी एक ऐसी जगह पर रुकी जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। जैक हैरान था कि ये बच्चे इस बंजर जमीन में क्या करने आए हैं, मगर सेथ ने एक बार फिर से जरूरत से ज्यादा पैसे जैक के हाथ में थमा दिए और वो दोनों बच्चे एक पुराने टूटे फूटे घर की ओर बढ़ने लगे। पर कुछ देर बाद जब जैक उन्हें एक्स्ट्रा पैसे वापस करने के लिए उनके पीछे गया तो उसे उस घर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जैक जैसे ही अंदर घुसा तो सेथ ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम्हें हमारे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस जाओ। सारा ने सेथ को समझाने की कोशिश की कि जैक बस हमारी मदद कर रहा है, पर सेथ ने साफ कह दिया कि हम किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। इतना कहकर वो दोनों एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़ गए जिसका रास्ता एक फ्रिज के अंदर से था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे अंधेरे में एक हैवी मेटल आर्मर पहना हुआ मिस्टीरियस क्रीचर खड़ा था और वो सीधा जैक के पीछे आ रहा था। जैक जब बच्चों के पीछे गया तो सेथ ने एक ग्लोइंग डिवाइस से दीवार में छुपे एक सीक्रेट दरवाजे को अनलॉक कर दिया और उस दरवाजे के पीछे जो नजारा था उसने जैक के होश उड़ा दिए, क्योंकि अंदर एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक गार्डन था जहां धरती पर ना पाए जाने वाले अजीबोगरीब पौधे उगे हुए थे। कुछ ही देर में सेथ और सारा को वो मिल गया जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ आए थे और वो था एक अजीब सा ग्लोइंग सब्सटेंस। लेकिन इससे पहले कि वो लोग खुशी मना पाते वो मेटल सूट पहना हुआ क्रीचर उनके सामने आ खड़ा हुआ। जैक ने बच्चों को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर हमला भी किया, लेकिन उसकी ताकत के आगे जैक की हर कोशिश एक खिलौने जैसी साबित हो रही थी और अगले ही पल मेटेलिक क्रीचर ने जैक को उठाकर दूर फेंक दिया। लेकिन जैक के इस हमले ने सेथ और सारा को भागने का एक छोटा सा मौका दे दिया था, मगर वो मॉन्स्टर पूरे कमरे में उन्हें ढूंढते हुए अपने सूट से एक अजीब सा जहरीला धुआं निकालने लगा जिसने पूरे कमरे में अफरा तफरी मचा दी और अगले ही पल मॉन्स्टर ने झपट कर सारा के हाथ से वो ग्लोइंग डिवाइस छीन ली। लेकिन जैक ने सही वक्त पर उसका ध्यान भटकाया और सारा ने अपनी टेलीकिनेटिक पावर से डिवाइस को वापस अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद सारा ने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर एक पावरफुल फोर्स फील्ड बनाया जिसने उस क्रीचर को कुछ सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग वहां से बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन उनके बाहर निकलते ही वो मेटल मॉन्स्टर होश में आया और भूखे शिकारी की तरह उनके पीछे पड़ गया। उस मॉन्स्टर के एक हमले ने तो सेथ को बेहोश तक कर दिया था, मगर जैक ने बेहोश सेथ को उठाकर बैक सीट पर पटका और कार को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। तब गाड़ी चलाते हुए जैक ने कहा कि मुझे अभी के अभी बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन होश में आते ही सेथ ने कहा कि ये सब तुम्हारी समझ के बाहर है, इसलिए बस गाड़ी को इस जगह से जितना हो सके दूर ले जाओ। मगर तभी सारा ने बात को संभालते हुए जैक से कहा कि हम जिस मुसीबत से निपट रहे हैं वो तुम्हारी दुनिया से बहुत बाहर की चीज है। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ और पूछता पीछे से एक धमाका हुआ। वो मेटल क्रीचर एक बार फिर से उनके सर पर खड़ा था, जिससे बचने के लिए जैक ने गाड़ी एक ब्रिज के नीचे छुपा दी और इसी सन्नाटे में आखिरकार सारा ने वो राज खोला कि वो चीज जो उनका पीछा कर रही थी वो एक सिफोन था, एक ऐसा खतरनाक हथियारा जो अपने टारगेट को मारे बिना कभी नहीं रुकता। तभी उनके आगे एक नीली रोशनी चमकी क्योंकि सिफोन उनके बिल्कुल पास था। जैक ने एक्सेलरेटर पर पैर दिया और गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर ही चलाने लगा, जिसके दौरान सिफोन लगातार उन पर हमला कर रहा था और आगे रेलवे क्रॉसिंग पर एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी। पर मौत सामने होने के बावजूद जैक ने रिस्क लिया और ट्रेन के बिल्कुल आगे अपनी गाड़ी घुसा दी। सिफोन उन्हें पकड़ने
ही वाला था कि सारा ने अपनी पावर्स का एक ऐसा ब्लो दिया कि सिफोन सीधा आती हुई ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे एक भयानक धमाका हुआ और सिफोन के चीथड़े उड़ गए। वहीं दूसरी ओर हेनरी की टीम को जैक के बॉस से जैक की लोकेशन मिल चुकी थी। जैक की टैक्सी पिछले 28 मिनट से सिग्नल लॉस कर रही थी और उसकी आखिरी लोकेशन रेलवे स्टेशन थी। इसलिए हेनरी ने अपनी फोर्स को तुरंत स्टेशन की ओर भेज दिया ताकि वो लोग जैक के जरिए उन एलियंस को पकड़ सकें जो उसकी कार में हैं। उधर टैक्सी में सेथ अभी भी जैक पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था, लेकिन सारा को यकीन था कि जैक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब टूटी हुई टैक्सी और इस पागलपन से तंग आकर जैक ने गुस्से में कहा कि तुम लोग आखिर हो कौन, जिसका जवाब देते हुए सारा ने उसे बताया कि हम लोग एलियंस हैं। मगर जैक को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सेथ और सारा एलियंस जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। इसलिए जैक को यकीन दिलाने के लिए सारा ने अपना हाथ आगे किया और अगले ही पल टैक्सी में रखे सभी कॉइन्स और सीडीज हवा में तैरने लगे, जिसे देखकर जैक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था, क्योंकि यह नजारा ऐसा था मानो ग्रेविटी जैसे गायब हो गई हो। मगर सारा ने मुस्कुराते हुए जैक से कहा कि जो तुम देख रहे हो वो नामुमकिन नहीं है, बस तुमने अभी तक अपने दिमाग का पूरा हिस्सा यूज नहीं किया। उसी वक्त हेनरी अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच गया, जहां उसे पता चला कि ट्रेन का ड्राइवर जख्मी था पर जिंदा था। और उसने उन लोगों को बताया कि मैंने एक टैक्सी और उसके पीछे उड़ती हुई नीली रोशनी देखी थी। मगर ये सुनकर हेनरी की टीम सोच में पड़ गई कि क्या वो कोई छोटा प्लेन था या फिर एलियंस का दूसरा स्पेसशिप। पर उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ट्रेन क्रैश में चीथड़े उड़ने के बाद भी वो खतरनाक सिफोन जिंदा था और चुपचाप अपने सूट को रिपेयर कर रहा था। उधर जैक की टैक्सी की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए जैक उसे एक रिपेयरिंग शॉप पर ले गया। उस दुकान का ऑनर एडी शॉप बंद करके जाने ही वाला था, पर तभी सारा ने अपनी माइंड रीडिंग पावर का इस्तेमाल किया और जैक को बताया कि एडी को 3 गुना पैसे देकर कार ठीक करने के लिए राजी किया जा सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा सारा ने कहा था, यानी कि मोटी रकम देकर एडी उनकी गाड़ी ठीक करने को तैयार हो गया। खैर, अब जब तक टैक्सी ठीक हो रही थी वो तीनों पास के एक बार में जा बैठे। वहां जैक चुपचाप पिछले दरवाजे से भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन सारा ने उसके दिमाग की बात तुरंत पढ़ ली, जिससे हैरान हो चुके जैक ने जब पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो सेथ ने उसे बताया कि सारा के पास टेलीपैथी की सुपर पावर्स भी हैं। ये सब सुनने के बाद जैक ने सेथ और सारा से कहा कि तुम लोगों को मदद के लिए नासा या फिर एयरफोर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो बस आम सा एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। जिस पर सारा ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ तुम डरे हुए हो, लेकिन अगर तुमने हमें छोड़ा तो हमारा मिशन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तभी जैक के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई, जो कि किसी और की नहीं बल्कि हेनरी ब्रुक की थी। हेनरी ने जैक से कहा कि मैं डिफेंस फोर्स से हूँ और खुफिया केसेस हैंडल करता हूँ, तुम बस उन बच्चों को बाहर निकालो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जिसके दौरान जब जैक ने खिड़की से बाहर देखा तो हेनरी के हथियारबंद एजेंट्स बार को घेर रहे थे। मगर जैक फोन पर तो हेनरी की बात मानने के लिए मान गया था, पर हेनरी को उस पर भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से उसने अपनी टीम को उस बार के अंदर घुसने का ऑर्डर दे दिया। मगर जैक ने तुरंत दिमाग लगाते हुए वहां बैठे टाउन शेरिफ के पास जाकर उससे कहा कि बहुत सारे गुंडे बंदूकें लेकर बार के अंदर आ रहे हैं। और जैसे ही हेनरी और उसकी टीम अंदर घुसी तो अलर्ट हुए शेरिफ ने उन्हें वहीं पर रोक लिया और हंगामा शुरू हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक सेथ और सारा को पिछले दरवाजे से निकालने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकले तो उनका रास्ता एक ऐसी चीज ने रोक लिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक खतरनाक कुत्ता उन पर भौंकते हुए झपट पड़ा। पर इससे पहले कि जैक डर कर पीछे हटता, सारा ने अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स का इस्तेमाल करके उस कुत्ते को पल भर में शांत करके अपना दोस्त बना लिया। वहीं हेनरी ने अपना ऑफिशियल गवर्नमेंट बैच निकालकर शेरिफ के हाथ में थमा दिया। शेरिफ ने जैसे ही बैच चेक किया तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिसर खड़ा था। और ये पता चलते ही शेरिफ ने बिना देरी किए हेनरी का बैच वापस किया और उसका रास्ता छोड़ दिया। दूसरी ओर जैक, सेथ और सारा भागते हुए एडी के गैराज में पहुंचे और अपनी आधी अधूरी रिपेयर हुई टैक्सी को लेकर वहां से निकल पड़े। पर उसी वक्त हेनरी ने पूरे इलाके को सील करने और हर एक एस्केप रूट को लॉक करने का ऑर्डर दे दिया था। उनकी गाड़ियां जैक के रास्ते में आने ही वाली थी कि सारा ने अपनी टेलीकिनेसिस से पूरे गैराज की इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करके एक भयंकर स्पार्क पैदा किया, जिससे इंटेलिजेंस की गाड़ियां आपस में टकरा गई और जैक को भागने का मौका मिल गया। लेकिन सड़क के बीचों बीच अचानक जैक की टैक्सी बंद हो गई, जो कि सारा ने अपनी पावर से जानबूझकर रोकी थी ताकि वो उस कुत्ते को भी अपने साथ ले जा सकें, जिससे कुछ देर पहले सारा ने दोस्ती की थी। जैक कुत्ते को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन तभी पीछे से हेनरी के एजेंट्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए जैक ने बिना कुछ सोचे गाड़ी भगा ली।
तब टैक्सी दौड़ाते हुए जैक ने चिल्लाकर पूछा कि आखिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तो सेथ से उसे पता चला कि अगर हम लोग अपने प्लेनेट वापस नहीं पहुंचे तो इस पूरे अर्थ प्लेनेट पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा और हमें वापस जाने के लिए हमारा वो स्पेसशिप चाहिए जिसे हेनरी ने छीन लिया है। तब जैक ने उन्हें लॉस वेगस वापस चलने की एडवाइस दी, लेकिन सेथ को अभी भी किसी इंसान पर भरोसा ही नहीं था। मगर तभी अचानक सारा ने डॉक्टर एलेक्स का नाम लिया, वही साइंटिस्ट लड़की जो कहानी की शुरुआत में जैक की टैक्सी में बैठी थी। और एलेक्स के बारे में याद आते ही जैक को समझ आ गया था कि इस वक्त सिर्फ डॉक्टर एलेक्स ही है जो सेथ और सारा की मदद कर सकती है। इसलिए वो लोग प्लेनेट हॉलीवुड नाम के एक होटल में पहुंचे जहां डॉक्टर एलेक्स की प्रेजेंटेशन चल रही थी। लेकिन जैक को अंदाजा भी नहीं था कि होटल के बाहर फ्रैंक, जो मिस्टर वुल्फ का एक खतरनाक गुंडा था, उसने जैक की टैक्सी को देख लिया था और अपने बॉस को कॉल मिला दिया था। हॉल के अंदर एलेक्स का लेक्चर एक आफत बन चुका था। लोग उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि क्या एलियंस ने उसे किडनैप किया था, जिससे परेशान होकर एलेक्स अपना भाषण बंद करके वहां से जाने लग गई। जैक ने उसे रोकने की कोशिश भी की पर एलेक्स ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन तभी अचानक सारा ने एलेक्स के दिमाग को पढ़ा और उसकी सबसे सीक्रेट स्पेस रिसर्च के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि कैसे लाइट से भी तेज दूसरी गैलेक्सी में पहुंचा जा सकता है। और इससे पहले कि एलेक्स कुछ समझ पाती, सारा ने अपनी पावर से एलेक्स के लैपटॉप को हवा में उड़ा दिया, जिसे देखकर एलेक्स की सांसें थम गई और वो डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी सेथ ने अपना वो छोटा सा फ्यूचरिस्टिक डिवाइस निकाला, जिससे ग्लोइंग होलोग्राफिक मैप निकलकर पूरे रूम में फैल गया। और सेथ ने पूरी गैलेक्सी के बीच एक चमकते हुए प्लेनेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम कोई आम बच्चे नहीं बल्कि 100 लाइट ईयर्स दूर से आए हुए एलियंस हैं और हमारा मिशन फेल होने का मतलब है पूरी दुनिया का अंत। सारा ने बताया कि उनका प्लेनेट अर्थ से पूरे 3000 लाइट ईयर्स दूर है और ये वही डिटेल्स थी जो एलेक्स हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया करती थी। सेथ और सारा ने खुलासा किया कि उनके प्लेनेट की हवा अब सांस लेने के काबिल नहीं रही और उनके पेरेंट्स, जो कि बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढूंढ निकाला था कि अर्थ उनके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन असली परेशानी ये थी कि उनके प्लेनेट की खतरनाक मिलिट्री ने साइंस का रास्ता छोड़कर धरती पर आक्रमण करने का प्लान बना लिया था। सेथ और सारा धरती पर इसलिए आए थे ताकि वो अपने स्पेसशिप से वो खुफिया डाटा ले जा सकें जो इस हमले को रोक सकता है। जैक के पूछने पर सेथ और सारा ने आगे बताते हुए कहा कि हमारे माँ बाप को हमारी ही मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया है और वो सिफोन यहाँ हमें खत्म करने के लिए आया है और जब तक हम दोनों जिंदा हैं वो रुकने वाला नहीं है। ये सब बातें सुनकर एलेक्स को समझ आ गया था कि अब हर एक सेकंड बहुत कीमती है, इसलिए उसने तुरंत उनके साथ स्पेसशिप को ढूंढने का फैसला कर लिया और इस काम को करने के लिए उन्हें सबसे पहले हार्लेन नाम के एक और टॉप साइंटिस्ट से मिलना होगा। अब जब वो लोग हार्लेन के ऑफिस गए तो एलेक्स ने उसे बताया कि मामला पूरी इंसानियत की मौत का है, जिसके बाद एलेक्स ने हार्लेन से पूछा कि डिफेंस फोर्स उस स्पेसशिप को कहां ले गई होगी। हार्लेन ने सीक्रेट मैप्स निकाले, एक जगह पर फिंगर रखी और वो जगह थी कैलिफोर्निया की खुफिया पहाड़ियों में छिपा हुआ सीक्रेट बेस विच माउंटेन। और इसके साथ ही हार्लेन ने उन्हें वार्न किया कि ये सरकारी इलाका है, इसलिए वहाँ किसी पर भरोसा मत करना। खैर, अब हार्लेन के ऑफिस से बाहर आकर जैक, सारा और सेथ ने एलेक्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे आगे आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन एलेक्स ने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी इसी पल का इंतजार किया है, इसलिए मैं इन दोनों एलियंस को इनके घर पहुंचा कर ही रहूंगी। और इतना कहकर एलेक्स अपना सामान लेने रूम में चली गई, पर उसके जाते ही बिल्डिंग के बाहर से एक भयानक गनशॉट की आवाज आई और एलेक्स को देखते हुए जैक की नजर जैसे ही पीछे पड़ी तो सारा और सेथ वहाँ से गायब हो चुके थे। दरअसल वो दोनों चुपचाप ऊपरी मंजिल पर चले गए थे, मगर उसी पल मिस्टर वुल्फ के दो गुंडों ने जैक को पीछे से पकड़ लिया। वहाँ पास ही अजीब सी कॉस्ट्यूम पहने वो दो लोग भी खड़े थे जो जैक की टैक्सी में पहले दिन मिले थे। उन्होंने जैक को पहचान लिया था और उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जैक ने उनकी नकली गन छीनकर सीधा वुल्फ के गुंडों के सर पर मारी और उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया। जिसके बाद जब जैक भागते हुए ऊपरी मंजिल पर गया तो वहाँ सेथ और सारा एक साई-फाई थिएटर परफॉर्मेंस को मजे से देख रहे थे। जैक उन्हें ले जाने ही वाला था कि तभी सारा की नजर अंधेरे में छुपकर खड़े एक आदमी पर पड़ी जो कि कोई और नहीं बल्कि सिफोन था। पर इससे पहले कि सिफोन अपना हथियार निकालता, सारा ने अपनी टेलीकिनेटिक पावर से हैवी स्टेज लाइट्स को उखाड़कर सीधा सिफोन के ऊपर दे मारा, जिससे वहां पर भयानक तबाही मच गई। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि दूसरी ओर से हेनरी ब्रुक और उसकी टीम ने उस पूरे हॉल को घेर लिया था और जैक और बच्चे उनके जाल में फंस चुके थे। तब सारा ने तुरंत जैक के दिमाग को रीड किया और कसीनो फ्लोर पर लगी जैकपॉट मशीन्स की वायरिंग को अपनी पावर से मैनिपुलेट कर दिया, जिससे अचानक सभी मशीन से 100 के नोट
नोट और कॉइन्स बाहर गिरने लगे, लोग पागलों की तरह पैसे लूटने लगे और ऐसी अफरा तफरी मची कि हेनरी के जवानों को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिला। इसी दौरान एलेक्स भी उनसे आ मिली और वो चारों वहां से भाग निकले, लेकिन हेनरी की टीम ने तुरंत उनकी टैक्सी का पीछा करना शुरू किया और कुछ ही देर में उन्हें घेर लिया। मगर जैसे ही हेनरी ने टैक्सी का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जैक नहीं बल्कि डॉक्टर हार्लन बैठा था और पीछे उसके दोस्त अजीब एलियन कॉस्ट्यूम पहने बैठे थे, क्योंकि जैक, एलेक्स और बच्चे तो हार्लन की पुरानी गाड़ी में विच माउंटेन की ओर निकल चुके थे। खैर, अब कुछ देर बाद आखिरकार वो लोग विच माउंटेन के बेस पर पहुंच ही गए, पर आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें 5 मील तक पैदल पहाड़ चढ़ना था। लेकिन जैसे ही वो लोग हाइकिंग करते हुए आगे बढ़े, हेनरी ब्रुक की डिफेंस टीम ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया और इससे पहले कि सेथ या फिर सारा कुछ कर पाते, हेनरी के जवानों ने ट्रंकलाइजर डर्ट चलाकर सेथ और सारा को बेहोश कर दिया। जैक ने उनसे लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इतने सोल्जर्स के आगे वो अकेला टिक नहीं पाया। तब एलेक्स ने घबराकर हेनरी को समझाने की कोशिश की कि एलियंस यहाँ शांति के लिए आए हैं और इनका मिशन इस पूरी धरती के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इन्हें वापस जाने दो। लेकिन हेनरी ने कहा कि ये लोग एलियंस हैं जो बिना पासपोर्ट के यूएस आए हैं, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जितनी देर तक चाहूँ इन्हें अपनी कस्टडी में रख सकता हूँ। जिस पर एलेक्स ने गुस्से में कहा कि तुम इस सच को दुनिया से छुपा नहीं सकते, पर हेनरी ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम एक फेल्ड साइंटिस्ट हो जिसे 3 यूनिवर्सिटी ने यूएफओस के पीछे पागल होने की वजह से निकाल दिया था, इसलिए तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जिसके बाद उसने जैक को धमकी दी कि इस रिस्ट्रिक्टेड माउंटेन पर खड़े होने के जुर्म में तुम्हें 20 साल के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अब इस सब के बाद जैक और एलेक्स को मिलिट्री ट्रक में डाल दिया गया, जबकि बेहोश सारा और सेथ को विच माउंटेन के सबसे खुफिया और खतरनाक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाया गया और अब उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं बचा था। जेल की काल कोठरी और 20 साल की सजा के डर से जैक ने चुपचाप वापस जाने के लिए हाँ कर दी थी। एलेक्स गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी कि लैब में ले जाकर साइंटिस्ट सारा और सेथ को मेंढकों की तरह काट डालेंगे और उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करेंगे। पर इसके बावजूद जब जैक नहीं माना तो एलेक्स ने गुस्से में जैक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे जैसे ही ट्रक चला रहे सोल्जर्स का ध्यान भटका तो जैक ने एक ही झटके में दोनों सोल्जर्स को नॉकआउट करके ट्रक से बाहर फेंक दिया। क्योंकि जैक ने हार नहीं मानी थी, वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त विच माउंटेन की अंडरग्राउंड खुफिया लेबोरेटरी में बेहोश पड़े सेथ और सारा को स्ट्रक्चर पर बांध दिया गया था। हेनरी ने डॉक्टर से पूछा कि एक्सपेरिमेंट शुरू होने में कितना वक्त लगेगा, तो डॉक्टर ने कहा कि वो दोनों अभी भी बेहोश हैं, इसलिए हमें कम से कम 48 से 72 घंटे का इंतजार करना होगा। लेकिन हेनरी के पास सब्र बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर ने उसे बताया भी कि जल्दबाजी के चक्कर में इन दोनों बच्चों की जान भी जा सकती है, लेकिन हेनरी ने उसे साफ कह दिया कि ये ऑर्डर सरकार के हैं, इसलिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जैक और एलेक्स उस हेवीली गार्डेड फैसिलिटी के वेंटिलेशन टनल के अंदर घुस रहे थे। लैब के बाहर हेनरी कॉल पर अपने सीनियर्स को बता रहा था कि वो बच्चों के पावर सोर्स को डिकोड करने के बिल्कुल पास है। लेकिन तभी पूरी फैसिलिटी में रेड अलार्म्स बज उठे, जिनसे हेनरी को लग रहा था कि जैक और एलेक्स अंदर आए हैं, मगर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फैसिलिटी के मेन गेटवे को किसी और ने तबाह किया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिफोन था और उसके आर्मर से निकलने वाली लीथल रेडिएशन मिलिट्री सोल्जर्स को मौत के घाट उतार रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच जैक और एलेक्स लैब के अंदर घुसे। उन्होंने डॉक्टर्स को धर दबोचा और मारकर कमरे से बाहर फेंक दिया। सिफोन के भयानक हमले से डिफेंस फोर्स के होश उड़ चुके थे, इसलिए हेनरी ने अपनी टीम को तुरंत लैब की तरफ जाने का ऑर्डर दिया। लेकिन जब तक हेनरी लैब पहुंचा, सेथ और सारा होश में आ चुके थे। उन्होंने अपनी पावर से खुद को अनलॉक कर लिया था, जिसके बाद जैक उन तीनों को लेकर अंडरग्राउंड हैंगर की ओर बढ़ने लगा, जहाँ उनका विशाल स्पेसशिप रखा हुआ था। और स्पेसशिप को देखते ही सारा ने कहा कि हमें तुरंत निकलना होगा। लेकिन हैंगर में इस वक्त कई सारे टेक्नीशियंस और गार्ड काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा करना काफी मुश्किल था। मगर तभी एलेक्स ने एक सीनियर ऑफिसर की तरह एक्टिंग करते हुए पूरे हैंगर में चिल्लाकर कहा कि इस सेक्टर का काम अभी के अभी रोको, फैसिलिटी में भयानक रेडिएशन लीक हुआ है जो सबको मार देगा। जिससे घबराकर सारे वर्कर्स और गार्ड्स हैंगर से बाहर भागने लगे और स्पेसशिप का रास्ता एकदम साफ हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर सेथ और सारा भागते हुए अपने स्पेसशिप के अंदर घुसे और सिस्टम को रीएक्टिवेट करने लगे। लेकिन इससे पहले कि शिप टेक ऑफ करता, हेनरी ब्रुक अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचा। और जब उसके रोकने पर भी जैक और एलेक्स ने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, तो हेनरी ने चिल्लाते हुए सीधा उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पर उनकी चलाई गोलियां हवा में ही अटक गई, क्योंकि सेथ ने अपनी पावर से सभी बुलेट्स को हवा में ही फ्रीज कर दिया था। इसी दौरान अचानक हैंगर की दीवार को तोड़कर सिफोन भी अंदर घुस आया और वहां अफरा तफरी मच गई। हेनरी और उसके सोल्जर्स ने सिफोन पर फायरिंग भी की, लेकिन उसके आर्मर्ड सूट पर गोलियों
का कोई असर नहीं हो रहा था और सिफोन ने एक एक करके डिफेंस फोर्स को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अब इसी मौके का फायदा उठाकर जैक और एलेक्स भी स्पेसशिप के अंदर घुस गए। सेथ ने शिप को टेक ऑफ करवाया और घूमते हुए स्पेसशिप के हैवी मेटल विंग से सिफोन को ऐसी टक्कर मारी कि वो दीवार से जा टकराया। तब तक अंडरग्राउंड बेस का मेन ब्लास्ट डोर तेजी से बंद हो रहा था, लेकिन सेथ ने फुल थ्रॉटल दिया और मिनी सेकंड्स के फर्क से स्पेसशिप बाहर निकल गया, जबकि पूरी फैसिलिटी पीछे से तबाह हो गई, जिससे उन सब ने राहत की सांस ली ही थी। लेकिन तभी शिप के अंदर से एक खतरनाक आवाज आई। दरअसल सिफोन क्रैश होने से पहले ही शिप पर चढ़ चुका था और अब वो कॉकपिट में खड़ा था। तब जैक ने बिना वक्त गवाए उस मॉन्स्टर पर हमला कर दिया, पर सिफोन इतना पावरफुल था कि उसने जैक को पटक पटक कर अधमरा कर दिया था। मगर अपनी पूरी ताकत लगाकर जैक ने सिफोन का हेलमेट और मास्क उखाड़ दिया, जिसके अंदर से एक अजीब और भयानक एलियन का चेहरा निकला। मगर तभी सेथ ने सही वक्त पर शिप की ग्रेविटी फील्ड को मैनिपुलेट किया, जिससे सिफोन बैलेंस खो बैठा और जैक ने हैवी मेटल पाइप से उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खैर, अब इस सबके कुछ ही देर बाद उनका स्पेसशिप लॉस वेगस के बाहर एक वीरान जगह पर सुरक्षित लैंड हुआ। बाहर आकर सारा और सेथ ने जैक और एलेक्स को एक फ्यूचरिस्टिक लोकेटर डिवाइस दी ताकि वो फ्यूचर में एक दूसरे को ढूंढ सकें। और एलेक्स ने इमोशनल होकर दोनों को गले लगाकर कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर बहुत गर्व होगा। जिसके साथ ही सेथ ने भी जैक से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे तुम पर पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था। और जैक ने भी सारा से वादा किया कि वो उसके कुत्ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जिसके बाद उदास आंखों और आंसुओं के साथ दोनों बच्चे अपने शिप में वापस बैठ गए और उनका स्पेसशिप रोशनी की रफ्तार से आसमान के तारों में गायब हो गया। लेकिन क्या हो अगर स्पेस से आए एलियन सिर्फ अपना डाटा बचाने ना आए हों, बल्कि धरती पर अपना कब्जा जमाने और इंसानियत का नामो निशान मिटाने आए हों। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विच माउंटेन के इस हादसे के कुछ ही सालों बाद धरती के नीचे से रीपर्स नाम की ऐसी डेडली मशीन्स निकल आई और बचे हुए इंसान 8000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों में छुपकर जीने पर मजबूर हो गए, क्योंकि रीपर्स उस ठंड में जिंदा नहीं रह सकते थे। और मेरा यकीन मानो कि ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। इसी मौत के साए में जी रहा है विल, एक ऐसा पिता जो पहले ही रीपर्स के हमले में अपनी पत्नी तारा को खो चुका है। उसके इकलौते बेटे हंटर को फेफड़ों की गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से हर रात उसे ऑक्सीजन फिल्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब उनका आखिरी ऑक्सीजन फिल्टर भी खत्म हो गया तो अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए विल को सेफ्टी लाइन क्रॉस करके नीचे बोल्डर सिटी के तबाह हुए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और इस काम में उसका साथ देती है विल की दोस्त कैटी और नीना नाम की एक साइंटिस्ट, जो कि रीपर्स को मारने वाली मैजिक बुलेट पर काम कर रही है। लेकिन क्या विल रीपर्स के खौफनाक अटैक से बचकर अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स ला पाएगा? और क्या नीना की ये मैजिक बुलेट इन डेडली मशीन्स को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवर जर्नी को। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।